हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 75 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पेशल टीजी2 के लिए। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 46 से। सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो, स्टेट्स लॉ इज। किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली जो करंट होती हैं वो जीरो होती हैं, ये कथन क्या कहता है, ये किसका कथन है? तो हम लोग जानते हैं कि जो केसीएल होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली और जंक्शन को छोड़ के जाने वाली सारी करंटों का अलजेब्रिक सम जो होता है किसी भी पॉइंट पर, वो जीरो होता है। इसी को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, जो केसीएल है। तो किसी भी जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से जाने वाली संख्याओं का अलजेब्रिक सम जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये किसका है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन केबल्स? केबल्स में हीट जनरेशन का सोर्स क्या होता है? तो जो केबल होती है दोस्तों, ठीक है, केबल कोई होती है अगर उसके ऊपर इंसुलेशन भी चढ़ा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कॉपर लॉस इन कंडक्टर, तो जो कंडक्टर होता है उसमें कॉपर का कंडक्टर होगा तो उसमें कॉपर लॉस भी होंगे। ठीक है, इसकी वजह से हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर आर के टर्म में। डाइलेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, तो केबल में जो इंसुलेशन होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस भी होते हैं। लॉस इन मेटेलिक सीटिंग एंड आर्मरिंग, जो मेटेलिक सीट्स होती है एंड आर्मरिंग होती है उसमें भी लॉसेस होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इन सभी कारणों से केबल में जो हीट होती है वो जनरेट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीआरओ गिव्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सीआरओ विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल्स। द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल एज, जो डिस्प्ले होती है सिग्नल की वो कैसी होगी दोस्तों? वो होती है 2 डायमेंशनल। अगला क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ द डिवीजन ऑन स्क्रीन द वोल्टेज ऑफ द वेवफॉर्म इन सीआरओ एज। तो जो वेवफॉर्म होता है सीआरओ में वोल्टेज का, वो कैसा होता है? वो होता है पीक टू पीक वोल्टेज पर। अगला क्वेश्चन, इन ए एच आर सी फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज नोन एज। तो एच आर सी फ्यूज में जो कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो के बीच का टाइम होता है वो होता है दोस्तों आर्किंग टाइम। अगला क्वेश्चन, ए 1 हेनरी इंडक्टेंस कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर विल स्टोर एनर्जी ऑफ। इंडक्टर है 1 हेनरी का एंड वो 3 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें स्टोर एनर्जी कितनी होगी? तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों? हाफ एल आई स्क्वायर। तो जब हम लोग हाफ एल आई स्क्वायर लगाएंगे तो एल का मान 1 है एंड आई कितना है? 9 हो जाएगा आई स्क्वायर का, 3 एम्पियर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 एंड 9 × 0.5 करेंगे कितना हो जाएगा? 4.5 जूल। जो एनर्जी स्टोर होगी दोस्तों वो हो जाएगी 4.5 जूल। ठीक है, 4.5 जूल। अगला क्वेश्चन, द आर एम एस वैल्यू ऑफ एन ए सी सिग्नल इज 10 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू विल बी। तो ए सी सिग्नल की आर एम एस वैल्यू यदि 10 वोल्ट, तो ये वी आर एम एस दिया है 10 वोल्ट। तो वी आर एम एस बराबर होता है, ए सी सिग्नल में क्या होता है? वी आर एम एस बराबर होता है वी एम बाई √2। तो वी आर एम एस दिया है 10 एंड वी एम पूछ रहा है, वो मैक्सिमम पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो √2। तो वी एम बराबर आ जाएगा 10 × √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो एक अंक बाद दस, जब ये जीरो बढ़ जाएगा तो 3 अंक बाद दशमलव आएगा तो कितना आएगा? 14.14 वोल्ट। ठीक है, जो वी मैक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 14.14 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। जो डीसी शंट मोटर की डायरेक्शन है उसको हम लोग कैसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या बदलकर? तो आइदर फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग, हम लोग फील्ड या आर्मेचर किसी एक वाइंडिंग का अगर टर्मिनल्स बदल देंगे, जो डीसी मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, फील्ड या आर्मेचर दो में से किसी एक वाइंडिंग को। ठीक है दोस्तों, ये होती है डीसी शंट मोटर। ठीक है, अगर आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग, इनमें से किसी एक को अगर रिवर्स कर देंगे हम लोग तो जो डायरेक्शन है मोटर की वो रिवर्स हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ फेज रिप्रेजेंट्स 1 फुल साइकिल। मतलब 1 फुल साइकिल में जो कितने डिग्री रिप्रेजेंट्स होते हैं?
तो ये हो गई हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में कितना हो गया दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। एंड एक और हाफ साइकिल तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो पूरी फुल साइकिल में कितने डिग्री रिप्रेजेंट होता है, तो ये होता है दोस्तों 360 डिग्री, ठीक है। पूरी एक साइकिल में कितना रिप्रेजेंट हो जाता है 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इन एन इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड इज ऑलवेज। इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्पीड होती है वो एन आर, वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है लेस देन द स्टेटर स्पीड। चूंकि स्टेटर स्पीड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एन एस स्पीड से घूमती है, ठीक है। तो जो रोटर की स्पीड होती है वो ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो जो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है वो होती है दोस्तों रिलक्टेंस मोटर, एंड एक और होती है हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। ये दो मोटरें होती हैं जो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहलाती हैं, रिलक्टेंस मोटर एंड हिस्टेरेसिस मोटर। अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू इंस्टॉलेशन। किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं कहीं भी नए इंस्टॉलेशन में, तो दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है मेगर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। तो हम लोग सीरीज में क्यों जोड़ते हैं सेल्स को, उसकी वोल्टेज रेटिंग को टोटल बढ़ाने के लिए। तो जो सीरीज में वो सेल्स जुड़ जाएंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन ईएमएफ कितना हो जाएगा इफेक्टिव, वो हो जाएगा 4E। अगर इसी को हम लोग सेल्स को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनको सीरीज में पैरेलल में जोड़ते हैं, और जो इफेक्टिव ईएमएफ रहेगा वो ई ही रहेगा, लेकिन जो करंट होगी वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो जो ये इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स 4E, ठीक है। सीरीज में वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सेल्स को जोड़ते हैं, एंड पैरेलल में करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं सेल्स को। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉम्बिनेशन अमीटर इज कनेक्टेड विथ सर्किट। अमीटर सर्किट में किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो अमीटर को हम लोग सीरीज में दोस्तों ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एंड जो अमीटर होता है उसको हम लोग किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए पावर ट्रांजिस्टर इज ए। तो जो ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों वो 3 लेयर एंड 2 जंक्शन डिवाइस होता है। कोई भी एक ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो उसमें 2 जंक्शन पीएन एंड एनपी एंड 3 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 लेयर एंड 2 जंक्शन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द कॉन्टैक्टर फॉर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में कौन सा टाइप का कॉन्टैक्टर नहीं होता है, तो प्रकार नहीं है ये दोस्तों। जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम एक प्रकार का मीडियम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो पेन्यूमेटिक एंड न्यूमेटिक, ये सारे कॉन्टैक्टर के प्रकार होते हैं सर्किट ब्रेकर में, लेकिन ये जो वैक्यूम है एक प्रकार का मीडियम होता है। अगला क्वेश्चन, द लॉसेस अकरिंग इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर लेस देन दोज इन द स्टेटर बिकॉज ऑफ। तो जो लॉसेस होते हैं रोटर इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर के रोटर में, वो स्टेटर से कम होते हैं, क्योंकि जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों वो एफ आर, वो सिंक्रो जो स्टेटर की फ्रिक्वेंसी होती है उससे काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से लेस देन रोटर फ्रिक्वेंसी की वजह से जो रोटर के लॉसेस होते हैं वो स्टेटर के लॉसेस से कम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन ट्रांसफार्मर विथ चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में अगर फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो उसके साथ क्या होता है, तो जो कॉपर लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। तो जो कॉपर लॉस होंगे वो रिमेन अनचेंज होते हैं फ्रिक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन केस ए सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट्स बट फेल टू डेवलप फुल लोड टॉर्क द प्रोबेबल केसेस कुड बी। अगर सिंक्रोनस मोटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो फेल्स हो जाती है फुल लोड टॉर्क डेवलप करने के लिए, तो इसके लिए कौन सा कारण होगा जो प्रोबेबल है, हो सकता है। तो ये होता है दोस्तों लो एक्साइटेड वोल्टेज। लो एक्साइटेड वोल्टेज भी हो सकता है, रिवर्स फील्ड वाइंडिंग रिवर्स भी हो सकती है, ओपन और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाएगी बट जो टॉर्क है वो फुल टॉर्क डेवलप नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन डीसी मशीन्स द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द आर्मेचर एंड थ्रो सेंटर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रशेज इज नोन एज। डीसी मशीन में जो प्लेन पासिंग होता है एक्सिस ऑफ आर्मेचर एंड
कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रश सेंटर के बीच से जो पास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उस प्लेन को कहते हैं जियोमेट्रिकल प्लेन, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल प्लेन। अगला क्वेश्चन, फील्ड सिस्टम्स ऑफ द सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर्स आर वाउंड इन द, जो सिलिंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर होता है उसमें जो फील्ड सिस्टम होता है वो कहाँ वाउंड होता है? तो सिलिंड्रिकल रोटर मतलब नॉन सेलियंट पोल्ट नॉन सेलियंट टाइप रोटर होता है, जो उसमें जो फील्ड सिस्टम होता है वो स्लॉट ऑफ द रोटर, रोटर में स्लॉट कटे होते हैं, उसमें इस तरह से जो स्लॉट कटे होते हैं उसी में हम लोग फील्ड सिस्टम को बाउंड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द करंट टू फ्लो डिपेंड्स अप ऑन इट्स, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिंग की करंट फ्लो की, वो दोस्तों किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी? तो द मटेरियल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स लेंथ एंड द टेम्परेचर, ऑल ऑफ द एबव। चूंकि आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए, एरिया ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड जो टेम्परेचर होता है उस पर भी डिपेंड करता है आर का मान, ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, चार्ज एटम इज कॉल्ड, जो चार्ज एटम होता है उसे क्या कहते हैं? तो चार्ज एटम दोस्तों आयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विच मोटर हैज मोर स्टार्टिंग टॉर्क, तो कौन सी मोटर होती है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है? तो ये होती है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के, ठीक है, सेचुरेशन से पहले, ठीक है, क्योंकि टी स्टार्टिंग इस प्रोपोर्शनल होता है आई ए फाई, ठीक है, स्टार्टिंग में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए के, इस तरह से जो टी स्टार्टिंग हो जाता है सीरीज में तो हो जाता है आई एस सी का स्क्वायर, सॉरी एसी या आई आई ए सीरीज में। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 200 वोल्ट लैंपेज, 100 वाट 200 बैंड वोल्ट लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चूंकि पी बराबर जानते हैं, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आर बराबर निकाल लेंगे, वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 200 इंटू 200, ठीक है, अपॉन पी कितना है? 100 वाट, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 200 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 400 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा 400 ओम। अगला, विच मेथड कैन वी यूज फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के एब्सोल्यूट मापन के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं? तो ये होता है दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग इज द कोटिंग ऑफ, तो गैल्वेनाइजिंग में किसकी कोटिंग करते हैं दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों जिंक धातु, जिसकी हम लोग गैल्वेनाइजिंग में कोटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लीस्ट अफेक्टेड बाई चेंजेस इन फ्रिक्वेंसी एट, जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कम इफेक्टेड होता है फ्रिक्वेंसी की चेंज करने पर, कब? जब दोस्तों वो यूनिटी पावर फैक्टर पर चल रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलईडी इज ए, तो जो एलईडी होती है वो क्या होती है? एक प्रकार का पीएन डायोड होती है, ठीक है, एलईडी जो होती है वो एक प्रकार का पीएन डायोड होती है, ठीक है, ये एलईडी का सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन, द ईडी करंट लॉस इन द ट्रांसफार्मर एकर्स इन, जो ट्रांसफार्मर ईडी करंट लॉसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं कोर में, ठीक है, जो मैग्नेटिक कोर होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, लेमिनेटेड करके, लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ईडी करंट लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए थ्री फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर्स बाई, एक थ्री फेज सिस्टम में जो फेज वोल्टेज होता है वो कितने डिग्री से डिफर होता है? तो तीनों में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है, आर वाई वी, इस तरह से, तो सभी में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, इनमें से कौन सा सबसे भारी होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन है जो सबसे भारी होता है। अगला क्वेश्चन, द मटेरियल विच है जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस किसका होता है दोस्तों? मैग्नीन का। जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस का मान है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, जो परिवर्तन आएगा वो निगलेक्टेड होगा। तो ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से उनके रेजिस्टेंस की मान में बहुत ही नगण्य परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टेनन कॉन्टेंट्स, जो कॉन्स्टेनन होता है वो किसके किसके द्वारा अलाउ होता है, किसका अलाउ होता है या किसके द्वारा बना होता है? तो कॉन्स्टेनन होता है वो कॉपर एंड निकल का अलाउ होता है कॉन्स्टेनन।
अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर्स आर रेटेड इन, जो अल्टरनेटर होता है वो उसकी रेटिंग क्या होती है, तो ये केवीए में रेटेड होते हैं अल्टरनेटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज इक्वल टू, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर दोस्तों हम लोग आपको एक ट्रिक बताते हैं कि क्या होती है, आर ए एफ रफ की एम आर पी। तो इससे हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे, क्या, एफ का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्म फैक्टर एंड पी का मतलब होता है पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर से आर का मतलब आर एम एस बटे ए का एवरेज, तो इसको इस तरह डिवाइड करते हैं तो फॉर्म फैक्टर बराबर निकल आता है आर एम एस बटे एवरेज, एंड पीक फैक्टर बराबर निकल आता है दोस्तों मैक्सिमम बटे आर एम एस, ठीक है। इस तरह से तो जो फॉर्म फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। अगला क्वेश्चन, ए 4 कैपेसिटर 16 माइक्रोफैरेड ईच इज कनेक्टेड इन सीरीज, देयर रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। ठीक है दोस्तों, अगला और आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, पार्ट 1 का, ए 4 कैपेसिटर्स 16 माइक्रोफैरेड ईच इज कनेक्टेड इन सीरीज, देयर रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। तो सीरीज में कनेक्टेड है दोस्तों कैपेसिटर, तो उसकी टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ये दोस्तों 1/16। इस तरह से अगर हम लोग उनकी इक्विवेलेंट सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 1/16 4 बार, तो 4/16 ये हो जाएगा 1/4, तो सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटी होगी वो हो जाएगी 4 माइक्रो कैपेसिटर, ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा TG2 के लिए स्पेशल 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। ठीक दोस्तों, तो जिसे भी हमारा वीडियो पसंद आता है वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करे, दोस्तों के साथ शेयर करे एंड लाइक करे। धन्यवाद।